हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम वाइब। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से आपके डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप अगर यूपीएससी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स का वेटेज बहुत अच्छा आपके डिफेंस के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग याद रखना, फिजिक्स का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा होता है आपके डिफेंस के एग्जाम में, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, एनडीए या सीडीएस का एग्जाम हो। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी होता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके ये क्वेश्चंस अच्छे से सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आप एनडीए की बात करो तो एनडीए की फिजिक्स को सबसे पहले, अगर आप एनडीए की फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो याद रखना कि 2-4 साल से जो हमने ट्रेंड देखा है, चाहे वो आपका 2019 हो या 2020 हो या 2021 हो या 2022 हो, जो लास्ट के 4 ईयर है उसमें आपका 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, अगर आपने लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कर ली होगी साइंस की, तो आपका साइंस का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 80% से 90% साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा 9th और 10th की एनसीईआरटी से। लेकिन शर्त यह है कि आपको हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्योंकि वो माइंड गेम खेलते हैं एनडीए में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि वो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे और उनके ऑप्शंस को ऐसे दे देंगे जिससे कि आपको दिमाग लगाना पड़े। और अगर आपने उस क्वेश्चन को देखकर हल्के में ले लिया कि यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि आप गलत करके आ जाओगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है आपके एनडीए के रिटन एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप अच्छे से याद रखना कि आपको हर एक लाइन पर प्रॉपर ध्यान देना है, तब आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम p एंड डिस्प्लेसमेंट q वुड कम आउट एज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, एक बार ट्राई करो, फिर हम इसका प्रॉपर समझाते हैं। इसको हम ड्राइव करके बताएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल सी बात है। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, एसएचएम प्रोड्यूस करेगा। अब जो एसएचएम होगा उसमें इन्होंने पूछा है जो मोमेंटम है ना, और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम के बीच जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का ग्राफ होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से। किसी आवर्ती दोलक के लिए संवेग p तथा विस्थापन q के मध्य ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा। चलिए ठीक है ना, तो यहां पर हम आपको पहले समझा देते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक पार्टिकल है m किलोग्राम द्रव्यमान का, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। एसएचएम करने का मतलब है ये आगे पीछे अपने मोशन को रिपीट करेगा और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, है ना। तो ये मोशन अपने आगे पीछे क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जो एसएचएम अपने आप को, अपने मोशन को रिपीट करेगा, जिसको हम एसएचएम कहेंगे। अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पर गाइस एक्सप्लेन, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, x बराबर a sin ओमेगा टी, यही होती है। अगर हमने यहां पर इनिशियल फेज को 0 मान लिया तो a sin ओमेगा टी ये एसएचएम की इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx ओवर dt। आपने टाइम के साथ इसका क्या कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको यहां पर मिल जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब दोनों तरफ आपको मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमने यहां पर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां पर भी हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो हमें मोमेंटम मिल गया, तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा आपका यहां पर a ओमेगा इंटू में m cos ओमेगा टी। ठीक है ना। अब यहां पे करना क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। तो हम यहां पर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये मिल जाएगा। और राइट सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा, अगर हम इसको ऐड करके एक साथ कर रहे हैं ना इसको, तो एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं।
इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए, हमारे पास ये पार्टिकल है m किलोग्राम का, ये SHM कर रहा होगा, तो इसका हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि ये इस तरीके से SHM कर रहा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और ये इसका मेन पोजीशन होगा। अब हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा t हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, ये हमें वेलोसिटी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर दें इसको, यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x अपॉन a, ये हो जाएगी साइन ओमेगा t, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। और यहां से मास को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मास को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इधर मोमेंटम मिल जाएगा, और इधर मास इंटू में एम्पलीट्यूड और इंटू में ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब बाकी का ये जो पोर्शन है इसको डिवाइड कर दो यहां पर, तो P अपॉन ये क्या हो जाएगा, m इंटू ए इंटू ओमेगा, और ये मिल गया हमें कॉस ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन नंबर गाइस 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये किसका ग्राफ है, ये इलिप्स का ग्राफ है, जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं, मतलब ये इलिप्स का ग्राफ है ना। ये किसका ग्राफ है, इलिप्स का ग्राफ है, हिंदी में आप देख लेना इसको क्या कहते हैं। तो यहां पर ये इलिप्स का आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अच्छा दीर्घवृत्त है ना, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहते हैं इलिप्स को, तो याद रखिएगा ये इलिप्स का ग्राफ है, दीर्घवृत्त का ग्राफ है। तो यहां पर अब आपको आंसर समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम p एट डिस्प्लेसमेंट q वुड कम आउट एज, यानी कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उससे एसएचएम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस एसएचएम हो रहे हैं प्रोड्यूस, तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का ग्राफ है वो आपको इलिप्स मिलेगा, यानी दीर्घवृत्त मिलेगा। और यहां पर हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने देखा होगा कि हम हैवी वाटर को यूज करते हैं, भारी जल को यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हैवी वाटर को यूज क्यों करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। याद रखना, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियर रिएक्टर में जब फ्यूल की रिएक्शन होती है, यानी जो यूरेनियम की रिएक्शन होती है, यूरेनियम के जो पार्टिकल है, यूरेनियम के जो एटम है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं हाई स्पीड के। अब उन न्यूट्रॉन की हमें स्पीड को कम करना पड़ता है, उनकी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, तो उसके लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं, और यहाँ पे हैवी वाटर यूज होता है एज ए मॉडरेटर। हैवी वाटर हमें पता है क्या होता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O, ये जो D2O है इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर, ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, इसको हम मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। ये न्यूट्रॉन को स्लो कर देता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना, जिससे जो रिएक्शंस हैं हम उनको करवा पाते हैं, या फिर कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, परफेक्ट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में आप एक बार देख लें, भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में या मंदक के रूप में किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर, व्हाट पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, इसका क्या मतलब है कि हमारी आंख का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी आंख को कलर देता है। जैसे किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लैक आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज होती हैं, तो ये जो आईज का कलर है अलग अलग डिस्टिंक्टिव, ये जो आईज का कलर है वो किससे डिसाइड होता है, कॉर्निया से, आइरिस से, प्यूपिल से, या फिर रेटिना से, बताइए। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आइरिस का कलर होगा वही आंख का कलर होता है, आइरिस का जो कलर होता है वही आंख का कलर होता है। और आइरिस का एक काम और होता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जो प्यूपिल है इसके साइज को आइरिस कंट्रोल करती है, और प्यूपिल का क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कितना इंटर होने देगा हमारे आंख के अंदर, वो
कंट्रोल करेगा प्यूपिल का साइज। आपने देखा होगा जब आप अंधेरे में जाते हो, ये जो प्यूपिल का साइज है ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में हमें ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, तो अंधेरे में ज्यादा लाइट आएगी, तब हमें चीजें धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाती हैं अंधेरे में। लेकिन जब आप सूरज की रोशनी में जाओगे, एकदम तेज रोशनी में जाओगे, तो यही जो प्यूपिल का साइज है, जो पुतली होती है, ये पतली हो जाएगी, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट कम एंटर कर पाएगी। बात क्लियर है ना? तो ये लाइट कितनी एंटर करेगी वो डिपेंड करती है प्यूपिल के साइज पे, और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और आइरिस का एक और काम है, आइरिस के कलर से ही हम आइस के कलर को बताते हैं। और जो रेटिना है ये बिल्कुल फिल्म की स्क्रीन की तरह काम करती है, जितनी भी इमेजेस हैं, जो भी हम आसपास की चीजें देख पाते हैं, उनकी जो इमेजेस है वो सब रेटिना पर बनती हैं आके, ठीक है ना? और कॉर्निया क्या है? ये सबसे बाहर का पार्ट है जहां से अमाउंट लाइट की एंट्री होती है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आयरिश। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हाउ कैन ही मूव बाय ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन दिस ग्राउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? भाई अगर आप बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, यानी जहां पे किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर खड़े हो, तो आप चल तो पाओगे नहीं, ये तो 100% श्योर है, ठीक है ना? अगर कहीं पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पीछे ये एक पर्सन खड़े हुए है ना, तो यहां पर जहां पर ये खड़े हुए ना, जहां पे स्टैंडिंग है ये, तो वहां पर बिल्कुल भी किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है मेरे भाई, यहां पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है एकदम जीरो। अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो आप मूव तो कर नहीं पाओगे, आपको इतना तो पता ही है ना, हम फ्रिक्शन की हेल्प से चल पाते हैं, और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो है तो आप मूव नहीं कर पाओगे। अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको छींक आ जाए, क्या आ जाए? छींक आ जाए। जैसे ही इनको छींक आ जाएगी, जैसे ये स्नीजिंग करेगी, स्नीजिंग से क्या होगा? इसका अंदर से फोर्स जनरेट होगा, अंदर से फोर्स जनरेट होगा, यानी वो एक्शन होगा। क्या होगा गाइस? एक्शन होगा। और जो एक्शन होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आगे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ जाएगी। यानी अगर आप कहीं पे फ्रिक्शनलेस स्पेस पर खड़े हो, यानी जहां पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, आप वहां पे अपने पैरों से नहीं चल पाओगे, ये बात याद रखना। आपके पैर फिसलेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, फिसल भी नहीं पाओगे। मतलब अगर आप फ्रिक्शनलेस जगह पे खड़े हो तो जब तक आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो आप फिसल नहीं पाओगे। तो आपको चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर छींक आती है, स्नीजिंग आती है, तो एक्शन होगा और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बाय स्नीजिंग, क्योंकि जंप कर नहीं पाओगे, रनिंग कर नहीं पाओगे, लुढ़क पाओगे नहीं, इन तीनों में से कुछ नहीं कर पाओगे फ्रिक्शनलेस जगह पर, ठीक है ना? तो फ्रिक्शनलेस जगह पर ना तो आप कूद पाओगे, ना दौड़ पाओगे, ना चल पाओगे, ना लुढ़क पाओगे। याद रखना, अगर आपने छींक दिया तो आपका एक्शन हुआ और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरीमैग्नेटिक मटेरियल या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इनमें से कौन से मटेरियल का यूज करके अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है? बताइए। यहां पर बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो गाइस अगर हम यहां पर बात करें पराश्रव्य तरंगों की, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का। जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जब उस पर हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी वो मटेरियल जिन मटेरियल को हम मैकेनिकल स्ट्रेस दें, यानी हम प्रेशर दें, उनको दबाएं, उनको कंप्रेस करें, और वो कंप्रेशन, वो जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये मटेरियल कहलाते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और जितने भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, वो इन जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर है? अब एग्जांपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है।
अब यहाँ पे याद रखना कि अल्ट्रासाउंड इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की हेल्प से प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या आंसर आ जाएगा? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी आपका सी ऑप्शन। चेक कर लीजिए एक बार, जल्दी से चेक कर लेंगे सभी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन ए शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, जब शिप पानी पर फ्लोट कर रहा है, यानी समुद्र में, समुद्र का जहाज है और वो फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट करते वक्त कर क्या रहा है वो? इट डिस्प्लेस नो वाटर, वो किसी भी तरीके से पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप, यानी जितना मास वाटर का, जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, उसका जो मास होगा वो शिप के मास के बराबर होता है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई मटेरियल या जब कोई बॉडी पानी में तैर रही हो, या तो फुल्ली इमर्स्ड हो या फिर पार्शियली इमर्स्ड हो, तो उसके द्वारा जो हटाया गया पानी का वेट है वो उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, क्या याद रखोगे? उसके द्वारा हटाया गया पानी का वेट उसके मटेरियल के या फिर ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है उसका जो वेट होगा वो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है, इसीलिए वो तैर पाता है। अब यहाँ पर वेट हमें पता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है ना, वेट सॉरी मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप, यानी जितने मास का पानी शिप डिस्प्लेस करेगा उतना ही शिप का क्या होगा? मास होगा। तो अपने मास के बराबर शिप का जितना मास है वो उतने मास के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो वो तैरता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बहुत अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। वायंसी होती है एक, ठीक है। अब कभी कभी ये कह देते हैं कि जो हटाया गया पानी का वॉल्यूम है ना, तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट ये याद रखने हैं कि व्हेन ए शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, जब शिप पानी में तैर रहा है तो उसके द्वारा हटाया गया जो पानी है उसका वेट शिप के वेट के बराबर ही होता है, ठीक है। या फिर हम मास के फॉर्म में बोल दें कि शिप का जितना मास होगा उतना ही अपने मास के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए वो तैरता रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आंसर सिंपल है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये हिंदी में आप देख सकते हैं, जब कोई जहाज पानी पर तैरता है, ठीक है। जब कोई जहाज पानी पर तैरता है तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। द चेन रिएक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स टू increase a vast to release a vast amount of energy what in nuclear reactor there is no chain reaction। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 4 स्टेटमेंट हैं और इन 4 स्टेटमेंट में आपको पहचानना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो पहले नंबर पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द चेन रिएक्शन प्रोसेस इज यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये तो पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब में चेन रिएक्शन यूज होती है, ठीक है, चेन रिएक्शन यूज होती है, जिससे की वजह से चेन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। यहां तक तो ये सही स्टेटमेंट है। बट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, देयर इज नो चेन रिएक्शन। क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई चेन रिएक्शन नहीं होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भी चेन रिएक्शंस होती हैं, लेकिन वहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती हैं। और जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, चाहे वो परमाणु बम हो, यानी एटॉमिक बॉम्ब जितने भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स, वो एटॉमिक बॉम्ब्स में जो चेन रिएक्शंस होती हैं वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वास्ट अमाउंट में हीट या फिर कह दो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला पोर्शन गलत बोल दिया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती है। कौन सी वाली चेन रिएक्शन? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, हमने यहां तक बताया। व्हाइल इन न्यूक्लियर बॉम्ब द रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाला। हमने क्या बोला? जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होती है, और जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उसमें चेन रिएक्शंस अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है ना।
थर्ड स्टेटमेंट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल ऑपरेटिंग रिएक्टर आर क्रिटिकल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जितने भी ऑपरेटिंग रिएक्टर्स होते हैं वो सब क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, while there is no question of criticality in the case of nuclear bomb। क्लियर है ना, इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। एकदम ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट गलत है, न्यूक्लियर रिएक्टर डू नॉट यूज मॉडरेटर, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया, while nuclear bombs use them, ये बस अपोजिट बोल दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं मॉडरेटर। ठीक है ना, तो यहां पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट, तो 2 और 3 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए हिंदी में देखना चाहो हिंदी में देख लो। नाभिकीय बमों में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रक्रम का प्रयोग होता है, परंतु नाभिकीय रिएक्टरों में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय, जबकि नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नाभिकीय रिएक्टर में सभी प्रचालन रिएक्टर क्रांतिक हैं, जबकि नाभिकीय बम के विषय में क्रांतिकता का कोई प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नाभिकीय बमों में इनका प्रयोग होता है, ये गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस, है ना, बट वी डोंट फील इट बिकॉज। आपने देखा होगा, अगर हम हमारे आसपास हवा को देखें, हमारे आसपास क्या है, हवा है, एयर है। अब वो जो एयर है, जो हवा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर में हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वेट होगा, उनका बहुत ज्यादा वेट की वजह से प्रेशर लगेगा हमारे शरीर पर। तो हम जहां पर खड़े होते हैं, हवा जो है वो हमारे चारों तरफ से हमें प्रेशर लगाती है, हमारे शरीर पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। वो प्रेशर हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। हवा जो है वो हम जहां पर भी खड़े हैं, हम यहाँ पर अपनी अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं, हमारे आसपास जितनी भी हवा है वो हमारे शरीर के हर पार्ट पर चारों तरफ से क्या लगा रही, प्रेशर लगा रही है अपने वेट की वजह से। तो जो प्रेशर है वो हमें फील क्यों नहीं होता है, वो प्रेशर इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है ना, वो अंदर से प्रेशर लगा रहा है। ब्लड हमारे अंदर जितना है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, अंदर से प्रेशर लगा रहा है, और वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा ही होता है बल्कि बाहर के प्रेशर से। बात समझ आ रही है, जिसकी वजह से हमें फीलिंग नहीं होती है प्रेशर की, और इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो बाहर से प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे शरीर पर। ठीक है, या किसी भी बॉडी पर, किसी भी मटेरियल पर प्रेशर लग रहा हो एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अवर ब्लड एक्सर्ट्स ए प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से हल्का सा ज्यादा, बल्कि हम बराबर कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमें फील नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी में देख लो, वातावरण हम पर भारी दाब डालता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वातावरण की तुलना में थोड़ा अधिक दाब डालता है, या लगभग बराबर दाब डालता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप देख लें, इस तरीके से यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ये जो एयर है, जो गैस है, उस गैस की वजह से किसी भी पर्सन पर चारों तरफ से क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, और अंदर से ब्लड का प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं हम लोग, है ना, तो वो मेंटेन रहता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है, यानी जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा, एक बार जल्दी से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। Which one of the following statements is not true for a person suffering from hypermetropia? देखो, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है आपको दूर की चीजें साफ दिखेंगी, लेकिन जो पास की चीजें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं। हमारा जो लीस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं ना, लीस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हम चीजों को नॉर्मल आई से देख पाते हैं। लेकिन जिनको हाइपरमेट्रोपिया होगा उनके लिए 25 सेंटीमीटर दूर होगा, उनके लिए जो 25 सेंटीमीटर है, जो लीस्ट पॉइंट है, वो दूर होगा।
इसीलिए उनको पास की चीजें आसानी से नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीजें उन्हें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आई वॉल है वो स्मॉल हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है हमारे आंखों की लेंस की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट हमने बता दिए। अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन हम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, यानी कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके हम इसको करेक्ट करते हैं। अब आप 4 ऑप्शन को देखें और यहां पर बताएं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, हमने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दिया हाइपरमेट्रोपिया का मतलब। यहां पर मैं ये सारे पॉइंट लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ धुंधले दिखते हैं, क्लियर नहीं दिखते हैं। जो फार ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, ये साफ दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए हमने करेक्ट का साइन लगा दिया। दूसरी बात, इनके लिए जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट इनके लिए जो होता है ना, जिनको ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की, तो उनके लिए जो नियर पॉइंट है दैट इज कितना? 25 सेंटीमीटर। ये फार हो जाता है, मतलब ये दूर हो जाता है, ये दूर हो जाता है नॉर्मल आइज से। ठीक है, जिसकी वजह से इनको पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक पॉइंट ये भी याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या याद रखना है? नेक्स्ट याद रखना है जो आई वॉल है। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है हाइपरमेट्रोपिया की? ये इसलिए आती है यानी कि जो हमारी आंख की जो वॉल है, आई वॉल है, ये टू शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, बहुत छोटी, मतलब स्मॉल हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं टू स्मॉल, यानी स्मॉल हो जाए। या फिर या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा आई लेंस है ना, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लार्ज हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस हो गए, ये पॉइंट हो गए। और इस पॉइंट पे याद रखना, जब पास के ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जो ये मान लो लेंस है हमारी आंख का, ठीक है, और ये आंख है और ये रेटिना है। तो जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसके द्वारा जो रेज जाएंगी, ठीक है, इसके द्वारा जो रेज जाएंगी वो यहाँ कहीं इमेज बनती है पीछे। कहाँ पे बनती है इमेज? कहीं पीछे इमेज बनती है, जाके रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। पास के ऑब्जेक्ट को जब आप देखोगे तो आपकी इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द रेटिना बन जाती है ना, जिसकी वजह से आपको पास की चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हम सही करने के लिए किसका यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, फोकल लेंथ इस लेंस की लार्ज हो जाती है आई लेंस की, ये भी सही है। द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट, क्लोज ऑब्जेक्ट का मतलब जो हमें पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, उस इमेज का, उसका उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, तो ये भी एकदम सही है स्टेटमेंट। अब डी स्टेटमेंट में गिवन है, ए कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ये गलत है। कॉनकेव नहीं, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो यही फॉल्स हो गया और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पे हिंदी में देख लो, दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस का प्रयोग, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से रिलेटेड आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सोलेनॉइड से आपके 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। बताइए क्या आंसर आ जाएगा? व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? बताइए यहाँ पे एक बार ट्राई करो। प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स, जितने भी टर्न्स होते हैं उनकी वजह से जितनी भी फील्ड होती है उन सबको मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू द फील्ड ड्यू टू द लार्जेस्ट टर्न, यानी जो सोलेनॉइड होगा उसका जो सबसे बड़ा टर्न होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी। वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स, जितने भी सोलेनॉइड के अंदर टर्न्स होंगे, जितने भी फेरे होंगे, उन सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उन सबका एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हम इसको ऐसे समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
पहले हम यहाँ पर आपके लिए सोलेनॉइड बना देंगे, ये हमारे सोलेनॉइड है, ठीक है। ये क्या है, सोलेनॉइड है। ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ये इस तरीके से हमने नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, ठीक है, ध्यान से समझो। सोलेनॉइड हमने लिया, ये हमने कॉपर का वायर ले लिया और ऐसे लपेटते चले गए इस तरीके से कॉपर के वायर को, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये बन जाता है सोलेनॉइड। ये क्या बन गया, ये बन गया सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में आपने आई करंट दी और इसको हमने एल लंबाई तक लपेटा, एल लंबाई तक, ये है एल लंबाई। और जो एल लंबाई में नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने कैपिटल एन से दिखा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से दिखा दिया, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ना, वो हर एक टर्न्स की वजह से डेवलप होगी, क्योंकि हर एक टर्न्स में ये करंट जाएगी और वो घूमेगी, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी हर एक टर्न्स की वजह से। इसकी वजह से मान लो V1 मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से V2, इसकी वजह से V3, ऐसे आपके हर एक टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो जो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, वेक्टर सम ऑफ का मतलब है साइन के साथ हम ऐड कर देंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी, हर एक फेरर की वजह से, हर एक टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनका वेक्टर सम। अब ये कितनी मिलती है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो मिलती है म्यू नॉट इंटू में नंबर एन स्मॉल एन इंटू में करंट, जहां पे स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इंटू में आई, ये होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये सोलेनॉइड के इनसाइड होती है इस तरीके से पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड नेट। बाकी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर जीरो होती है, कहीं भी सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो ये जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं वो सब याद रखना। नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे, डिपेंड करेगी लेंथ पर, कितनी लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हैं आपने, है ना, और डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है ना। और म्यू नॉट यहाँ पर क्या होता है, ये परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी आपको याद रखना हेनरी पर मीटर, ये आपको याद रखना इसकी वैल्यू। नहीं, ये वैल्यू नहीं, ये तो हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू लिख दी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे, सी ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में आप देख सकते हैं एक बार, परिनलिका में शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। शुद्ध का मतलब यहाँ पे टोटल, नेट, कुल होना चाहिए। कुल चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होता है, सभी फेरों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उनका वेक्टर योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज। कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपको राइट आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमने Q1 चार्ज लिया, एक हमने Q2 चार्ज लिया। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इनके बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, है ना, विद्युत स्टैटिक बल कहते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, ये पहला रूल होता है कूलॉम का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये आपको इक्वेशन 2 मिल जाती है। फिर जब हम दोनों कंबाइन करते हैं तो आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम k बोल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k बोल देते हैं। अगर दोनों चार्ज हवा में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं, तो हम k की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁻⁻⁴
9 और इसकी यूनिट निकल के आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये जितने भी पॉइंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, है ना, कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी में एक बार देख ले। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? तो हमने आपको बता दिया आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, हाउ कैन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज करके एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम उसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम एमीटर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हम उसमें कौन सा कंपोनेंट कैसे ऐड कर दें जिसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, वो एमीटर की तरह बिहेव करने लग जाए। ठीक है ना? तो यहां पर हम दो आपको बताएंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने बताया जो शंट रेजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम ऐसे यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे हमारे पास गाइस ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हम कैपिटल जी से ऐसे दिखा देंगे, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना? गैल्वेनोमीटर का काम होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको इंडिकेट करना। इलेक्ट्रिक करंट को गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इंडिकेट करता है। याद रखिएगा ये सिर्फ इंडिकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करता है ये सिर्फ। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने लिया एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको हमने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके यहाँ पर ये क्या है, दो टर्मिनल है, हमने दो टर्मिनल बनाए। अब हम अगर इसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, आरएस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये बन गया एमीटर। ये क्या बन गया, एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हमने सिर्फ इससे दिखाया, ये है गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, मेजर नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक करंट को ओनली डिटेक्ट करेगा, प्रेजेंस उसकी बताएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ना? किसी सर्किट में किसी ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, ये इसको डिटेक्ट करके बताएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब जैसे गैल्वेनोमीटर में हमने शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, तो अब ये बन गया, ये काम करेगा एज एन एमीटर। और एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। ठीक है, और ये होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस। अब अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसी को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं लार्ज अमाउंट का, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये कंप्लीट बन गया क्या, ये वोल्ट मीटर बन गया। ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर कहलाएगा, ये कहलाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन चेक कर लीजिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है ना? तो आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है। अब हम अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहां पर देखते हैं, अच्छा खाली जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे समझाते हैं। यहां पे सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो कार है ये घूम रही है, तो हमें पता है कि
इस पे जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा वो सेंटर की तरफ लगता है। किधर लगता है? सेंटर की तरफ। तो हमने ये मान लिया एक सर्कुलर पाथ है, इसको अलग से हम बना लेते हैं जस्ट समझने के लिए। सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में ध्यान दीजिएगा, हमने ये एक सेंटर लिया, इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है और इस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है, इसको हमने कैपिटल आर बोल दिया। ये हमारे पास m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, m किलोग्राम का पार्टिकल, और ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। इसकी मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं, जो कि गाइस कांस्टेंट दे रखा है, मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो एक्सेलरेशन लगता है वो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किधर की ओर लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला आ जाएगा कितना? v स्क्वायर अपॉन में r, v स्क्वायर अपॉन में r। इसका मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जहां पर रेडियस कम होगी वहां का सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होगा। इस रिलेशन से हम इन ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। अब चेक कीजिए एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए ही आपको सही दिख रहा है, देखिए कैसे। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, देखिए ध्यान से, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व। जेंटल कर्व का मतलब इन्होंने समझाया है जिसकी जो कर्व है लार्जर रेडियस की हो। अगर लार्जर रेडियस का कर्व है जिसको हम जेंटल कर्व बोलेंगे, लार्जर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ है, तो क्या वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम लगेगा? स्मॉल लगेगा? कम लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहां पर दे रखा है देन ए शार्प कर्व। शार्प कर्व का मतलब है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस ज्यादा है। जहां पर सर्कुलर पाथ की रेडियस ज्यादा होगी वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम लगेगा। तो ए स्टेटमेंट इन्होंने एकदम करेक्ट बोला है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व। जेंटल कर्व का मतलब भी इन्होंने बताया है ब्रैकेट में कि द कर्व ऑफ ए लार्जर रेडियस। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर लार्जर रेडियस का कर्व होगा वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम लगेगा और जहां पर स्मॉलर रेडियस का कर्व होगा वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, चेक कर लीजिए। बाकी के बी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर फॉर ए जेंटल कर्व देन दैट फॉर ए शार्प कर्व, ये गलत हो जाएगा। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द सेम फॉर बोथ द जेंटल कर्व, ये तो बिल्कुल गलत। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, ये तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए हिंदी में एक बार देख ले। एक वस्तु एक नियत चाल के साथ एक वृत्ताकार पथ में चलती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वस्तु का अविकेंद्रीय त्वरण एक तीक्ष्ण वक्र, जहां पे अर्थात एक छोटे त्रिज्या वाले वक्र की तुलना में एक हल्के वक्र यानी अर्थात एक बड़े त्रिज्या का जो वक्र है के लिए छोटा होता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर इज नोन एज। हम नॉर्मली क्या जानते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं फिर इस क्वेश्चन को पूरा देखना। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो होती है, मतलब हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है अपने आप। मैंने क्या बोला? जो हीट फ्लो है यानी जो ऊष्मा का संचरण है, हीट फ्लो अपने आप कब होती है? हीट फ्लो अपने आप, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है, आपको कोई वर्क नहीं करना है, आपको किसी भी टाइप की कोई एनर्जी यूज नहीं करनी है। तो जो हीट का फ्लो है अपने आप होता है बाय डिफॉल्ट हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ, ये होता है अपने आप। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर करना चाहें तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा काम हम फ्रिज में करते हैं। किसमें करते हैं? फ्रिज में। फ्रिज का काम क्या होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है ना। फ्रिज का काम क्या होता है? जब हम फ्रिज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, फ्रिज अपने आप तो चलती नहीं है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। तो फ्रिज में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से फ्रिज क्या करता है? फ्रिज लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की तरफ क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करता है और इसे बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब यह है, इसको हम अलग अलग तरीके से इसके स्टेटमेंट होते हैं। एक आप ऐसे भी बोल सकते हो
कि किसी भी बॉडी में अगर यहाँ पे जैसे जो ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। हमने आपको बताया कि लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती है, ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट अपने आप फ्लो नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये एनर्जी देनी पड़ेगी, जब आप बाहर से एनर्जी दोगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये हॉट रिजर्वायर है, मतलब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो जब आप यहां पर बाहर से एनर्जी दोगे तभी हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। और ये मैकेनिज्म यूज होती है फ्रिज में, किसमें, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। क्लियर हो गया, ये होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट है, बैट डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड विच वेव्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चमगादड़ आपको दिख रहा होगा, ये अपने प्रे को यानी अपने किन को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है ना, ये शिकार को पकड़ता है। चमगादड़ किस वेव्स का यूज करता है, तो हमने आपको बताया अल्ट्रासाउंड का, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है चमगादड़। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये जाती हैं और जहां पे रास्ते में प्रे दिखाई पड़ा, मतलब रास्ते में जहां पर दिखाई पड़ा कोई शिकार है, उस पे अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आ जाती है। तो ये अंदाजा लगा लेता है कि कितनी दूर पर है चमगादड़, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है, पराश्रव्य तरंगों को यूज करता है। और हमें पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, वो साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड अल्ट्रासाउंड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। आपने देखा होगा मेटल रखा हुआ है, मेटल पर जब लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा किसकी वजह से होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बताइए। कोई मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये मेटल दिखेगा, यहां पर आप देखें ये मेटल है, ये जो मेटल है ना, ये कॉपर का मेटल हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। इस पे देखो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जैसे ही लाइट पड़ेगी यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। तो जितनी लाइट पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इसका मतलब जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को। किसको, आइंस्टीन को। तो क्या याद रखिएगा, ये मेटल की कोई प्लेट है, जैसे ही मेटल की प्लेट पर लाइट पड़ती है, और हमें पता है लाइट किससे मिलकर बनी है, फोटोन से मिलकर बनी है, और फोटोन के पास एनर्जी होती है जिसको हम फोटोन एनर्जी कहते हैं, है ना। जो लाइट है ना ये फोटोन से मिलकर बनी है। ये जो फोटोन है इनकी जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है sc/λ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं h इंटू में फ्रीक्वेंसी। ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब इतनी एनर्जी के साथ फोटोन गिरते हैं किस पर, मेटल पर। और मेटल में हमें पता है लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, वो एमिट हो जाते हैं। इसका मतलब लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम मॉडर्न फिजिक्स में जब डिस्कस करते हैं वहां पे पढ़ाते हैं। जब वहां पे मॉडर्न फिजिक्स आपको कराएंगे तब वहां डिस्कस करेंगे ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको ये इफेक्ट समझ आ गया, इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को किसके रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, Which one of the following waves are used for detecting forgery in currency notes? इसका क्या मतलब है, मुद्रा नोटों में जालसाजी का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। देखो जो करेंसी होती है ना, आपने देखा होगा जो हमारे नोट होते हैं, जो करेंसी होती है, जो रुपए होते हैं, उनमें स्ट्रिप यूज होती है, उसमें एक स्ट्रिप यूज होती है और उसमें इस तरीके एक खास तरीके का मेटालिक स्ट्रिप्स लगाई जाती है। जब उस पर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, परावैंगनी किरणें डालते हैं, तो उससे पता चल जाता कि ये नोट जो है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक है, ठीक है ना। तो याद रखना इसके लिए आप आंसर करेंगे अल्ट्रावायलेट वेव्स, परावैंगनी तरंगें।
परावैंगनी तरंगों का यूज करके जो नकली नोट हैं उनका पता लगाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक सिलिंड्रिकल मिरर होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है? और याद रखना, जिसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की उतनी छोटी छोटी इमेज आराम से बनाएगा। तो अब आपको हमने हिंट दे दी, तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा होगा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो अंदर से उसकी तरफ अंदर की ओर क्या होती है, उसमें पॉलिश होती है ना। ऐसे हमने ये बनाया, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ पॉलिश होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है, और इसको हम ऐसे बनाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे। ये है क्या, अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश है, और बाहर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं जो गाड़ियां होती हैं, जो व्हीकल होती है, उनके साइड मिरर होते हैं ना, जो साइड मिरर, रियर व्यू देखने के लिए साइड मिरर में हम ये कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। या फिर जो सड़क के किनारे कैमरे लगे होते हैं उनमें यूज होता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट है उनकी छोटी छोटी इमेज बना देता है। ये वाइड एंगल, वाइड व्यू दिखाता है ना। पीछे जब आप देखो, जब गाड़ी के बगल वाले शीशे की तरफ देखोगे, जो गाड़ी के साइड में मिरर लगा होता है, जब उसमें आप देखोगे तो आपको पीछे की बहुत बड़े एरिया की चीजें दिखाई पड़ेंगी। मतलब व्यू, फील्ड व्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ दीज डायोड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इनमें से कौन सा डायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फोटो डायोड की बात करें तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड, इस पर लाइट गिरती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोटोवोल्टेइक डिवाइस, इसका भी यही काम है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एलईडी की बात करें, लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो एलईडी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में यानी लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। एलईडी आपने देखा होगा जलती है, रोशनी देती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक प्रकार का डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड। और ये एलईडी बनी होती है गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर से। गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर का यूज करके एलईडी बनती है, और गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर को कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ग्राफ वाला है, बहुत ही शानदार है। इसको आप अच्छे से देखें और इसका आंसर करें, ठीक है ना। हमने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जरा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इन द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, आपको ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सिलरेटेड एंड डी एक्सिलरेटेड मोशन आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट। आपको यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में ये बताना है कि कौन सा एक्सिलरेटेड है और कौन डी एक्सिलरेटेड पोर्शन है। एक्सिलरेटेड पोर्शन वो होगा जहां पे पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरेटेड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सिलरेशन को हम बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सिलरेशन को हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एक्सिलरेशन को बोलेंगे कि वो एक्सिलरेटेड पोर्शन है, एक्सिलरेटेड पोर्शन है, ठीक है। और जो नेगेटिव होगा जहां पर एक्सिलरेशन, नेगेटिव जहां पर एक्सिलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्सिलरेटेड। नेगेटिव पोर्शन को या नेगेटिव सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, डी एक्सिलरेटेड। डी एक्सिलरेटेड का मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी मंदन, ठीक है, डी एक्सिलरेटेड। तो अब यहां पर आप इजीली पहचान सकते हो, अगर आप ए से बी की तरफ देखोगे, इस सेगमेंट को, ए बी सेगमेंट को देखो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है, डिक्रीज नहीं, कांस्टेंट स्लोप है लेकिन निगेटिव स्लोप है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ए बी सेगमेंट में जब आप देखोगे तो ये निगेटिव स्लोप है, ये माइनस के एक्सिलरेशन को शो करता है ना, यानी ये मंदन, रिटार्डेशन को ये शो करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। और ये जो बीसी वाला सेगमेंट है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर टाइम के साथ वेलोसिटी देखो कांस्टेंट दिख रही है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। और जो सीडी वाला पोर्शन है, यहां पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो सीडी हो गया एक्सेलरेटेड पोर्शन, और जो आपको यहां पर ए भी मिल रहा है ये डी एक्सेलरेटेड पोर्शन है।
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी डी है आपका एक्सिलरेटेड पोर्शन यानी पॉजिटिव एक्सिलरेशन, और ए बी है आपका डी एक्सिलरेटेड पोर्शन यानी नेगेटिव एक्सिलरेशन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो यहां पर आपको दिखेगा ग्राफ, आ जाइए, ठीक है। इस ग्राफ को हम ऐसे बना के दिखा देते हैं, जैसे हमने कहा ये है वेलोसिटी, ये क्या है गाइस, वेलोसिटी। इसको मैं अच्छे से समझा देते हैं एक बार। ये वेलोसिटी हमने ली y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमने क्या ले ली, टाइम एक्सिस, ठीक है। ये टाइम है और y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली। ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट, हमने यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, ठीक है, वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में, और इधर हमने टाइम ले लिया सेकंड में। अब हमने कहा कि एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, तो ये ग्राफ है आपका ए बी, ठीक है। ये ए बी नेगेटिव स्लोप है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये एक है, यहां पर देखो टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये देखो पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब इसको हम यहां पर नाम दे देते हैं, ये आपका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ डिक्रीज करेगी ना वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब निकालेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे टाइम के साथ देखो कितना भी टाइम बढ़ता जा रहा है, बी से सी तक पोर्शन में जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 आएगा बीसी वाले पोर्शन में। और सीडी वाले पोर्शन में टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है सीडी वाला पोर्शन, और ए बी वाला पोर्शन डी एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, और जो बीसी वाला पोर्शन है ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का गाइस लेक्चर। आप सभी लोग एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, अगर अभी तक नहीं किया इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पे आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो 3D एनिमेशन 3D विजुअलाइजेशन के साथ आप उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली डेप्थ में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस के बाद टेस्ट भी दे सकते हैं, तो लर्न प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें एम्बाइब एप्लीकेशन को। और आप सभी अगर सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी भी टाइप की अगर डाउट रह गई हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट कर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।